नमस्कार, एबीपी गंगा में आपका स्वागत है। मैं हूं रोहित सिंह सावल और आप देख रहे हैं देश प्रदेश का सबसे दमदार शो बात तो चुभेगी। हिंदी में एक मुहावरा है, राई का पहाड़ बनाना। इसका अर्थ एक दूसरे मुहावरे में तिल का ताड़ बन जाना भी होता है। राजनीति में आपने इन दोनों मुहावरों के जबरदस्त प्रयोग देखे होंगे। विरोधियों पर चुभने वाले हमले के लिए अक्सर इनका इस्तेमाल होता है, लेकिन कई बार आपको हैरानी हो सकती है जब सियासतदान किसी भी मुद्दे के सिर्फ एक पहलू पर बहस करते हैं, दूसरे की चर्चा तक नहीं करते। कल आरएसएस के सरसंघ चालक मोहन भागवत मुंबई में थे। वहां उन्होंने संत रविदास जयंती के कार्यक्रम में शिरकत करते हुए बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा था कि भगवान ने हमेशा कहा कि मेरे लिए सभी एक है, उनमें कोई जाति वर्ण नहीं है, लेकिन पंडितों ने श्रेणी बनाई, वो गलत था। मोहन भागवत के इस बयान के अपने अपने हिसाब से मतलब निकाले जा रहे हैं। समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य की माने तो भगवान ने ये मान लिया है कि ऊंचे वर्ग के लोगों ने जातियों में लोगों को बांटा। उनका दावा है कि जो बातें कह रहा था वही बात भागवत जी ने दोहराई है। तो वहीं हिंदू महासभा से लेकर अयोध्या के कुछ संतों ने संघ प्रमुख के बयान पर इस लिहाज से ऐतराज जाहिर किया है क्योंकि उन्होंने पंडित का मतलब ब्राह्मण समझ लिया। उधर संघ के प्रचार प्रमुख सुनील आंबेडकर के मुताबिक मोहन भागवत ने अपने मराठी के बयान में पंडित शब्द का इस्तेमाल विद्वान के अर्थ में किया है। जाहिर है इस मुद्दे पर असमंजस बढ़ता जा रहा है और उसी अनुपात में सियासी गर्माहट भी बढ़ रही है। आज बात इस मुद्दे के हर चुभने वाले पहलू की, तो बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए बात तो चुभेगी। एक शब्द के कई मतलब होते हैं, लेकिन जब बात सियासी एजेंडे की होती है तो हर दल अपने लिहाज से अर्थ निकालने लगते हैं। इसके लिए वो खास चश्मे का इस्तेमाल करते हैं। इस चश्मे से सिर्फ वही दिखता है जिसके जरिए विरोधियों को घेरा जा सके। रामचरितमानस पर स्वामी प्रसाद मौर्य की टिप्पणी से शुरू हुआ विवाद कुछ इसी मोड़ पर इस वक्त है। खाली उतरलेला हा समाज हा तर मरायच्याच लायकीचा आहे, याची परंपरा मोडीत काढायच्या लायकीची। असं आहे का, असं आहे की नाही हे पंडित लोग समजू। संघ प्रमुख के बयान पर घमासान। दोष तर उघड उघड दिसत आहेत। आपल्याच लोकांना पशुप्रमाणे वागवतो, एकमेकांमध्ये भेद मानतो, स्वार्थापोटी आपल्या बांधवांना विकून टाकायला मागे पुढे पाहत नाही। इतका खाली उतरलेला हा समाज हा तर मरायच्याच लायकीचा आहे, याची परंपरा मोडीत काढायच्या लायकीची। असं आहे का, असं आहे की नाही हे पंडित लोक सांगू शकत नाही। असं आहे की नाही हे ज्यांना प्रतीती आहे ते सांगू शकतात। यूपी की राजनीति में नया उबाल। तथाकथित धर्माचार्यों ने मेरे सिर कलम करने, जीभ काट लेने, कान काट लेने, नाक काट लेने, हाथ काट लेने, हत्या कर देने की फरमान जारी करना शुरू कर दिया। अगर हिम्मत है तो अब आरएसएस प्रमुख श्री भागवत जी का सर कलम करने, जीभ काटने और कान काटने, नाक काटने, हाथ काटने की बात करें। स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ ऐसा व्यवहार इसलिए किया कि उनकी नज़र में स्वामी प्रसाद मौर्य छोटी जाति है। स्वामी का योगी सरकार को रासुका चैलेंज। और माननीय मुख्यमंत्री जी को कार्रवाई करना ही का इतना ही शौक है तो अब आरएसएस प्रमुख भागवत जी के खिलाफ एफआईआर करें, एनओसी लगाएं। भागवत के बयान पर भाजपा का मध्य मार्ग। देखिए, परम पूज्य सरसंघ चालक जी के बयान पर मैं टिप्पणी नहीं कर सकता क्योंकि मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्वयंसेवक हूँ। क्योंकि पूज्य सरसंघ चालक जी का कोई भी बयान होता है तो हर स्वयंसेवक के लिए वो मार्गदर्शन होता है। स्वामी का दावा, मन से नहीं मजबूरी में ऐसा बोले भागवत। अब वो मजबूरी में बयान दे गए होंगे। अगर हिंदू धर्म इतना अच्छा था
तो कोई छोड़ करके इस्लाम धर्म क्यों कबूल किया, ईसाई धर्म क्यों कबूल किया, बौद्ध धर्म क्यों कबूल किया, जैन धर्म क्यों कबूल किया, सिख धर्म क्यों मना? उन्होंने अपने वक्तव्य में पंडित शब्द का उपयोग किया। पंडित का अर्थ अर्थात मराठी में वो बोल रहे थे, पंडित का अर्थ विद्वान अर्थात कुछ विद्वान ऐसा हो। सपा की भागवत चाल पर भाजपा का तीखा निशाना। ये वही लोग हैं जिनने कार्यकर्ताओं की हत्याएं की, उन पर गोलियां चलाई थी, कहा था परिंदा भी पर नहीं मार पाएगा। तो इनका जो राम विरोधी चरित्र है, राम भक्तों के प्रति द्वेष रखने वाला चरित्र है समाजवादी पार्टी का, वो स्पष्ट है। शूद्र विवाद में पंडित की एंट्री, स्वामी की सिंघम चाल, अखिलेश बने ढाल। बात तो चुभेगी। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने मुंबई के अपने भाषण में हिंदू समाज में जातिगत भेदभाव की कुरीतियों पर चुभने वाला हमला बोला था। उन्होंने कहा था कि संत रविदास समेत जितने भी संत और बुद्धिजीवी हुए, उनका एक ही संदेश था कि धर्म से जुड़े रहो। अब स्वामी प्रसाद मौर्य कह रहे हैं कि आरएसएस के प्रमुख इस बात से डर गए हैं कि अगर भेदभाव नहीं रुका तो लोग धर्म बदल लेंगे। भाजपा ने स्वामी के आरएसएस के सरसंघ चालक पर किए गए तंज पर पलटवार किया। सियासत को क्या चाहिए? विवाद का नया मसाला। सपा के राष्ट्रीय महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक मोहन भागवत के जाति व्यवस्था को लेकर दिए गए बयान से अपने काम की बात कुछ यूं निकाली कि यूपी की सियासत में नए घमासान में देर न हुई। वो जहां शूद्र है वहां ब्राह्मण क्यों नहीं कर लेते? जहां शूद्र है वहां ब्राह्मण क्यों नहीं कर लेते? जहां नारी है वहां सन्यासी क्यों नहीं कर लेते? इसलिए गाली भी दें और हम गाली के खिलाफ बोले भी ना, आखिर ये कहां का न्याय है? तो मांग अभी भी वही है कि ये जो हिस्सा है उसे हटाया जाए। स्वाभाविक रूप से मैं अपने स्टैंड पर आज भी खड़ा हूं और ये स्टैंड, इस विषय में मैं माननीय प्रधानमंत्री को भी जल्दी पत्र लिखने वाला हूं। जहाँ पर श्री रामचरितमानस का पाठ जो यदुवंशी परिवार है, कृष्णवंशी परिवार है, वहाँ होता है, वो सब गुस्से में बैठे हुए हैं। इसका विरोध अखिलेश यादव जी क्यों करवा रहे हैं? और जिनसे करवा रहे हैं वो नहीं कर रहे हैं, ये श्री अखिलेश यादव जी कर रहे हैं। संघ प्रमुख मोहन भागवत के बयान पर मचे घमासान की जमीनी तस्वीर अभी आगे और भी दिखाएंगे, पर उससे पहले ये जान लीजिए कि आरएसएस के सरसंघचालक ने कहां किस समारोह में क्या बयान दिया। दरअसल मोहन भागवत रविवार को मुंबई में संत रविदास जयंती के एक समारोह में शामिल हुए थे। यहां उन्होंने कहा कि हमारे समाज के बंटवारे का ही फायदा दूसरों ने उठाया, इसी का फायदा उठाकर देश पर आक्रमण हुआ। उन्होंने कहा कि जब हर काम समाज के लिए है तो कोई ऊंचा, कोई नीचा या कोई अलग कैसे हो गया। इसी दौरान उन्होंने पंडित शब्द का जिक्र किया। दोष तर उघड उघड दिसत आहेत। आपल्याच लोकांना पशुप्रमाणे वागवतो, एकमेकांमध्ये भेद मानतो, स्वार्थापोटी आपल्या बांधवांना विकून टाकायला मागे पुढे पाहत नाही। इतका खाली उतरलेला हा समाज हा तर मरायच्याच लायकीचा आहे। याची परंपरा मोडीत काढायच्या लायकीची असं आहे का? असं आहे की नाही हे पंडित लोक सांगू शकत नाही। असं आहे की नाही हे ज्यांना प्रतीती आहे ते सांगू शकतात। महाराष्ट्र में संत रविदास को संत रोहिदास नाम से पुकारा जाता है। मोहन भागवत ने संत रविदास का जिक्र करते हुए ये भी कहा कि वे शास्त्रार्थ में भले ही ब्राह्मणों से नहीं जीत सके, लेकिन उन्होंने लोगों के मन को छुआ। इसके साथ ही मोहन भागवत ने ये भी कहा कि आज की परिस्थिति पर ध्यान दीजिए, किसी भी हाल में धर्म न छोड़िए। संत रोहिदास समेत जितने भी बुद्धिजीवी हुए, उनका मकसद हमेशा एक रहा, धर्म से जुड़े रहो। हिंदू और मुसलमान सभी एक ही हैं। समाज और धर्म को द्वेष की नजर से मत देखो, गुणी बनो, धर्म का पालन करो। स्वामी प्रसाद मौर्य ने संघ प्रमुख मोहन भागवत के भाषण से चुनकर पंडित की तरफ से जाति की श्रेणी बनाने को गलत बताने वाला हिस्सा निकाल लिया और बाकी बातें छोड़ दी।
स्वामी प्रसाद मौर्य पिछड़ी जात के हैं, इनकी वर्ण व्यवस्था में शूद्र समाज में आते हैं, इसलिए उन्होंने सारे फरमान जारी करने की हिम्मत दिखा दी। अब अगर उनके अंदर हिम्मत है तो आरएसएस प्रमुख भागवत जी ने कहा कि जाति पंडितों ने बनाई है, अब उनके लिए क्यों नहीं सिर काटने, जीभ काटने, कान काटने, नाक काटने, हाथ काटने का फरमान जारी कर रहे हैं? क्यों? क्योंकि वो पिछड़ी जात के नहीं है। स्वामी प्रसाद मौर्य के इस तीखे तेवर पर भाजपा गिन गिन कर पलटवार कर रही है, उन्हें बेचारा करार दे रही है। देखिए, उनका तो वो तो बेचारे कहीं के नहीं है, हमारे यहाँ से गए और वहां भी हार गए, तो उनको तो टीआरपी के लिए करना था। लेकिन इसमें जो समाजवादी पार्टी का रोल रहा तो उनका असली चरित्र सामने आ गया कि ये वही लोग हैं जिनने कार्यसेवकों की हत्याएं की थी, उन पर गोलियां चलाई थी, कहा था परिंदा भी पर नहीं मार पाएगा। तो इनका जो राम विरोधी चरित्र है, राम भक्तों के प्रति द्वेष रखने वाला चरित्र है समाजवादी पार्टी का, वो स्पष्ट हो गया। भगवान ने कोई जाति व्यवस्था नहीं बनाई, भगवान ने मनुष्य बनाया है। नीचे आए लोगों ने अपने अपने स्वरूप में अपने अपने कार्यों के माध्यम से अलग अलग जाति व्यवस्थाएं बनाई होंगी, लेकिन उनका कोई अस्तित्व नहीं है सब देश में। दिलचस्प ये है कि इस बीच सपा के राष्ट्रीय महासचिव विशंभर निषाद ने मोहन भागवत के बयान को पूरी तरह से सही करार दिया है। जो भागवत जी ने कहा सही कहा है कि ब्राह्मणों ने जो वर्ण व्यवस्था के आधार पर जो मनुस्मृति है, मनुष्य के आधार पर 4 वर्णों में जो बांटा है, तो हम ये कहना चाहते हैं कि जाति विहीन समाज होना चाहिए, जब देश और दुनिया तरक्की करता है। जिन लोगों ने जातियाँ बनाई अपने फायदे के लिए बनाई है, अपने सम्मान के लिए बनाई है। उधर कांग्रेस के राज्यसभा सांसद प्रमोद तिवारी ने संघ प्रमुख के बयान को ब्राह्मणों के खिलाफ जहर उगलने वाला करार दिया है। ये तालाब में कंकड़ डालते रहते हैं, उसकी लहरें देखते रहते हैं कि जनता का मूड क्या है। इसके पहले इन्होंने रिजर्वेशन हटाने की बात की थी बैकवर्ड शेड्यूल कास्ट के लिए, याद दिला दूं, झारखंड में अपने शिविर में। आज ब्राह्मणों के खिलाफ जहर उगल रहे हैं, पंडितों के खिलाफ जहर उगल रहे हैं। साफ है कि जाति भेद पर शुरू सियासत यूपी में अभी थमने वाली नहीं। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। मोहन भागवत के बयान पर हिंदू महासभा जैसे संगठन ने ऐतराज जाहिर किया है, तो अयोध्या की राम जन्मभूमि मंदिर के पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास ने भी इससे असहमति जाहिर की है। उनके अलग तर्क है। सत्येंद्र दास की माने तो जातिगत विभाजन राजनीतिक नेताओं की देन है। कुछ और धर्मगुरुओं ने भी संघ प्रमुख के बयान से अलग राय जताई। जैसे जैसे इस मुद्दे पर राजनीति गरमा रही है, उसी तेजी से ऐसे बयानों की बाढ़ तेज हो गई। संघ प्रमुख मोहन भागवत के बयान पर स्वामी प्रसाद मौर्य के चुभने वाले तंज पर सियासत आसमान पर है। भाजपा के पूर्व सांसद रामविलास वेदांती ने मौर्य को जेल भेजने की मांग कर डाली। रामचरितमानस को दुनिया के विश्व पटल पर बदनाम करने का ये अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र है। इसके लिए एक अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादियों का गिरोह है जो हिंदू धर्म के प्रति अनास्था पैदा करने के लिए कुकृत्य कर रहा है, जिसकी मैं घोर निंदा करता हूं। क्योंकि रामचरितमानस आज का तो है नहीं, कभी इस प्रकार विवाद हुआ नहीं। रामचरितमानस में लगभग 108 भाषाओं में रामचरितमानस का अनुवाद है। सपा के अलावा भाजपा के दूसरे विरोधी दल भी मुखर हैं। आजाद समाज पार्टी ने सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य के सुर में सुर मिलाया है। महिलाएं हों, किसी भी वर्ग की हों, चाहे पुरुष हों, चाहे वो शूद्र हों, अति शूद्र हों, तो ऐसे में अगर वो इस बात से अपमानित महसूस कर रहे हैं तो आज चाहिए जिन लोगों के पास पावर है उनमें बदलाव करने की, वो लोग या धार्मिक जो मठाधीश है उनको चाहिए कि वो अब उसमें तब्दीली करें और लोगों को सम्मान के साथ जो है जीवन जीने का जो अवसर है उसमें उनको मदद करें। उधर रालोद के नेता भी मोहन भागवत के बयान के सियासी विश्लेषण में जुटे हैं। तो भागवत जी ने किस आधार पर कहा पंडितों ने बनाया, पंडित से उसका मायने क्या है? मैं तो हर विद्वान को पंडित मानता हूँ, मैं जातीय ब्राह्मण नहीं मानता हूँ या जातीय पंडित कोई नहीं होता, बल्कि विद्वान आदमी पंडित होता है। यदि वो कह रहे हैं विद्वानों ने जाति बनाई तो इसका उत्तर तो भागवत ही जैसे। विरोधियों की चुभने वाली बयानबाजी पर भाजपा ने पैनी नजरें जमा रखी हैं। पार्टी ने संघ प्रमुख के बयान का जमकर बचाव किया है।
कुल मिलाकर ये जो भी विषय है वो मोहन भागवत जी ने जो कहा है वो हमारा संविधान भी कहता है। हमारे संविधान के अनुसार भी कोई भी छोटा बड़ा नहीं है, सब बराबर है। सबके वोट की एक ताकत है। इस देश के सबसे बड़े आदमी के वोट की वही ताकत है जो इस देश के सबसे गरीब आदमी के वोट की ताकत है। तो जब वोट सबका बराबर है, लोकतंत्र ने सबको बराबर माना है, किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं है, तो हमारा संविधान भी कहता है। एक तरफ सियासी जमीन पर आर पार की तकरार हो रही है तो दूसरी तरफ अयोध्या से दिलचस्प प्रतिक्रिया सामने आई है। संघ प्रमुख मोहन भागवत का बयान श्री राम जन्मभूमि के मुख्य पुजारी को चुभ गया है। देखिए, उन्होंने कभी गीता पढ़े होते, भगवान की वाणी को तब इस प्रकार से वो नहीं कहते। भगवान कृष्ण स्वयं कहते हैं कि चतुर्वर्णम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः, चारों वर्णों की सृष्टि मैं किया है। भगवान की किया हुआ सृष्टि है। 4 वर्णों में वही ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य शूद्र 4 प्रकार की सृष्टियाँ हुई। हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास ने भी संघ प्रमुख के बयान पर असहमति जताई है। वृक्षों में देख लीजिए, जैसे अनाजों में देख लीजिए, क्या मक्के पे गेहूं की बीज नहीं उगाई जा सकती है? हैं? मक्के पे गेहूं की बीज नहीं उगाई जा सकती, धान में मक्का नहीं उगाया जा सकता है। जिस प्रकार से आम में बबूल नहीं हो सकता है, पीपल में नीम नहीं उत्पन्न हो सकता है, उसी प्रकार से व्यवस्था है। ये व्यवस्था बनाई गई, प्रकृति के द्वारा बनाई गई है। और कर्म के हमारे यहाँ जो विधान था, जो कर्म के अनुसार उनको जाति की उपाधि दी जाती थी। साफ है कि इस मुद्दे पर सिर्फ सियासत ही नहीं, धार्मिक क्षेत्र में भी बहस तेज हो चली है। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। तो पूरा विवाद समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य के चुभने वाले बयान से शुरू हुआ था। अब सवाल यह है कि इस विवाद का अंत कैसे होगा, संवाद से या तकरार से? इस पर बात करने के लिए हमारे साथ खुद स्वामी प्रसाद मौर्य जुड़े हुए हैं। स्वामी जी, आपका स्वागत है एबीपी गंगा में। और सवाल ये कि संघ प्रमुख मोहन भागवत के ताजा बयान पर भी आपने चुभने वाली प्रतिक्रिया दी। आखिर क्या आप चाहते हैं? ये विवाद इसी तरह आगे बढ़ता रहे और 2024 तक पिछड़ी जातियों का सियासी ध्रुवीकरण हो? मेरा सीधा सवाल आपसे है। पहली बात तो संघ प्रमुख माननीय भागवत जी ने जाति व्यवस्था पंडितों ने बनाई है, यह कहकर के बहुत कुछ मेरी मांग का रास्ता प्रशस्त किया। उन्होंने बात दिल से कही या मजबूरी में कही, लेकिन सच को स्वीकार किया, इसलिए मैं उनको धन्यवाद देता हूं। लेकिन इतना जरूर है कि उन्हीं के संरक्षण में केंद्र की सरकार है, देश के तमाम प्रदेशों में सरकार, और हिंदू धर्म की चिंता आरएसएस सदैव करती है जी। तो मेरा केवल इतना ही आग्रह है कि अगर हिंदू धर्म को बचाना है तो ऐसे आपत्तिजनक टिप्पणी को निकालने के लिए केंद्र सरकार को निर्देश दें कि रामचरितमानस के आपत्तिजनक उन टिप्पणियों को हटाई जाए जिससे कि जाति आधार पर, वर्ण के आधार पर, वर्ग के आधार पर भेदभाव किया जाता है, अपमानित करने, प्रताड़ित करने की बात की जाती है, नीच और अधम कहा जाता है, उससे मुक्ति दिलाएं जिससे कि धर्म पर कोई उंगली न उठा सके। ठीक है। और रही बात जी, माननीय प्रधानमंत्री योगी जी 2014 के लोकसभा चुनाव में किसी पार्टी के नेता ने नीची सोच कह दिया था, तो माननीय मोदी जी ने उसको नीची जात से जोड़ लिया था और सार्वजनिक मंचों पर हर जगह ये कहते थे कि चूंकि मैं पिछड़ी जात का हूं इसलिए हमें नीच कहा गया। और इन्हीं मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री के इसी भाषण पर सारे पिछड़े वर्गों के लोगों ने उनका साथ दिया था। इसलिए प्रधानमंत्री जी भी जाति अपमान का दंश झेल चुके हैं, जिसका 2014 के चुनाव में जिक्र भी किया। तो अब इससे ज़्यादा अच्छा मौका नहीं आएगा कि आरएसएस प्रमुख भी इसको गंभीरता से सोचे हैं, विचारे हैं, बात कहे हैं, सच कहने की हिम्मत दिखाई है। ठीक है, माननीय प्रधानमंत्री जी भी। मौर्य जी, मैं आपको रोकूंगा। मेरा आपसे एक और सवाल, क्या आपको लगता है कि रामचरितमानस की चौपाइयों को हटाने से जाति को लेकर जो भेदभाव खत्म हो जाएगा? क्या आपको लगता है? हालांकि इसके लिए आप लोगों को प्रयास करने चाहिए। देखिए, जब तक जातियां रहेंगी
तब तक भेदभाव भी रहेगा। भारतीय संविधान की मान्यता है और सीधे सीधे व्याख्या भी है अनुच्छेद 15 के अंतर्गत कि धर्म, जाति, वर्ण, लिंग एवं जन्म स्थान के नाम पर किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। ऐसी हालात में अगर किसी पुस्तक, धर्म ग्रंथ के किसी अंश से जाति विशेष, वर्ग विशेष, वर्ण विशेष की भावनाओं पर ठेस पहुंचती है, नीच अधम कहा जाता है, प्रताड़ित अपमानित कहे जाने की बात की जाती है, तो स्वाभाविक रूप से जी अनायास बहस पैदा हो जाती है। ठीक है और मौलाना साहब, मैं स्वामी प्रसाद मौलाना जी, मैं आपको फिर आपको रोकूंगा। मेरा एक और सीधा सवाल आपसे है, स्वामी जी, क्या आपका बयान एक बड़ी रणनीति का हिस्सा है? यह सवाल इसलिए क्योंकि आप सियासत तो सालों से कर रहे हैं, फिर रामचरितमानस की चौपाइयों का मुद्दा पहले क्यों नहीं उठाया? पहले तो आप बीजेपी के साथ थे। देखिए, किसी भी बात को उठाने का कभी कभी प्रसंगवश प्रकरण उठ जाता है और कभी कभी बहस का जवाब देने में, कभी कभी प्रश्नों का उत्तर देने में। ऐसा समय 5 साल पहले नहीं मिला। यह इत्तेफाक है कि बात तो मैं लगभग सार्वजनिक मंचों से सदैव उठाता रहा, लेकिन विशेष रूप से कुछ मीडिया के लोगों ने जब मुद्दे विशेष पर बात की तो उस बात के उत्तर ठीक है, चलिए, आपका कहना है कि मुद्दे विशेष पर बात की, लेकिन सवाल यही था कि आप जब बीजेपी के साथ थे, बीजेपी सरकार में मंत्री थे, तब आपने मुद्दा क्यों नहीं उठाया? स्वामी जी, आज देश धर्म ग्रंथों से चल रहा है या संविधान का शासन है? और जब संविधान का शासन है और कानून की नजर में सभी समान है, तो फिर जातिगत भेदभाव वाली चौपाइयों पर इतना बवाल आखिरकार क्यों? बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर पूरी जिंदगी इस जातीय अपमान के दंश को झेलते रहे। यही नहीं, विश्व के तमाम विश्वविद्यालयों से कई विषयों में बड़ी बड़ी डिग्रियां लेकर के दुनिया के सबसे बड़े विद्वान होने का खिताब पाकर जब भारत आए, तो उस समय भी जाति के आधार पर उनको जर्रे जर्रे पर अपमानित होने के लिए मजबूर होना पड़ा। इस अपमान के लगातार कड़वे घूंट पीते पीते अंत में व्यथित होकर के उनको कहना पड़ा कि मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ, ये मेरे बस में नहीं था, लेकिन मैं हिंदू होकर नहीं मरूंगा, ये मेरे बस में है। और इसीलिए भारतीय संविधान लागू होने के बाद 1956 में 10 लाख लोगों के साथ बौद्ध धर्म ग्रहण किया। यही नहीं, रोहित जी, इस बात को मैं और स्पष्ट करना चाहता हूँ जी, बाबू जगजीवन राम जी अपने ज़माने के बहुत बड़े नेता थे, कांग्रेस जैसी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे, दर्जनों विभागों के कैबिनेट मंत्री रहे, उप प्रधानमंत्री के रूप में वाराणसी में संपूर्णानंद मूर्ति का अनावरण करने गए। वहाँ से हटने के बाद वहाँ के पंडों ने संपूर्णानंद मूर्ति को गंगा जल से धोया। उनके बड़े नेता होने का कोई मतलब नहीं रहा, गंगा जल से धो करके उनके जाति अपमान को लोगों ने किया। ठीक है, और इसलिए स्वामी प्रसाद मौर्य साहब, मैं आपको फिर रोकूंगा। आप खुद सरकार में बड़े पदों पर रहे, आप जिस इलाके से जीतते रहे वहां भी सभी जाति के लोग रहते हैं। क्या आपने खुद रामचरितमानस में लिखी चौपाइयों की वजह से अपने साथ कोई भेदभाव महसूस किया हो? ये सवाल आपसे। बात व्यक्तिगत लड़ाई की नहीं होती, व्यक्तिगत अपमान के कड़वे घूंट पिए जा सकते हैं, लेकिन जिस वर्ग समाज से हम निकल के आए हैं, आदिवासी, अनुसूचित, पिछड़े और साथ ही साथ महिलाएं सभी समाज की हैं, उनमें तो जाति भेद भी नहीं है, किसी भी वर्ण की महिलाएं हों, सब एक ही तराजू पर तौल दी गई। जबकि हमारे देश की संस्कृति है यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। यही नहीं, मौर्य साहब, केंद्र की सरकार भी
मौर्य साहब एक और मेरा सवाल आपसे है। अखिलेश यादव से आपकी मुलाकात हुई तो उस मुद्दे पर आखिरकार क्या बात हुई, जरा बता दीजिए, इसके बारे में कुछ तो बता दीजिए। यह प्रायोजित विषय नहीं था, पूर्व से किसी प्रकार की कोई चर्चा भी नहीं हुई थी। यहीं पर मीडिया के सवाल को जवाब देते देते ये विषय अचानक पैदा हुआ और बहस का विषय बना। इसलिए इसको राजनीतिक चश्मे से और राजनीतिक नजरिए से नहीं देखना चाहिए। यह बात तो चुभेगी, आपका जो कार्यक्रम है जी वो उससे भी ज्यादा चुभने वाली जाति अपमान है। तुलसीदास खुद अपनी चौपाई में यह कहे हैं कि जाति अपमान से बड़ा कोई अपमान नहीं होता। तो इसलिए आज अपमान से जुड़ी बात को उठा करके हमने देश के 97% जिसमें सभी हिंदू धर्मावलंबी हैं, महिलाएं हैं, आदिवासी हैं, दलित हैं, पिछड़े हैं, उनके सम्मान की चिंता करते हुए मैंने इस बात को उठाई, इस मकसद से कि केवल बहस न हो। ठीक है मौर्य साहब आपको रोक रहा हूं। एक और सवाल, सीएम योगी ने कहा कि इस मुद्दे को उठाकर लोगों को गुमराह किया जा रहा है, इस पर आखिरकार क्या कहना है आपका, यह भी मैं आपसे जानना चाहता हूं। अब ये तो माननीय मुख्यमंत्री की सोच की बलिहारी है। हमारी भावनाओं को किस रूप में लेते हैं। भारतीय जनता पार्टी भी वोट लेने के लिए इन्हीं आदिवासियों, दलितों, पिछड़ों को हिंदू कहने से नहीं चूकती है। लेकिन क्या कारण है कि सरकार में आने के बाद नजरिया बदल जाता है। इन्हीं आदिवासियों, दलितों, पिछड़ों के सम्मान के साथ खिलवाड़ करने वाले, धर्म के नाम पर गाली देने वालों के साथ सरकार खड़ी दिखाई पड़ रही है। तो मैं मुख्यमंत्री जी से उल्टा पूछना चाहता हूं कि क्या आदिवासियों, दलितों, पिछड़ों को सम्मान मिलना चाहिए कि नहीं? जी, आप अपमान करने वालों के साथ खड़े हैं या सम्मान करने वालों के साथ खड़े होंगे? जी, अब बताना इस बात पर है। और रही बात, माननीय मुख्यमंत्री जी जिस क्षेत्र से आते हैं जी, और जो इनकी पीठ है, गोरखनाथ पीठ, जिसकी स्थापना कभी बाबा मर्चेंट नाथ ने की थी। इस पीठ की स्थापना ही इसीलिए हुई थी कि आडंबर, पाखंड, ढकोसला और साथ ही साथ दो धर्म के नाम पर लूट, छलावा, जात पात, छुआछूत, ऊंच नीच को खत्म करने की भावना से इस पीठ की स्थापना हुई है। इसलिए उस पीठ को, गौरव को ध्यान में रखते हुए मैं अपेक्षा करूंगा कि मौर्य साहब, माफी के साथ आपको रोकूंगा। रामचरितमानस को लेकर सियासी बवाल थमता नजर नहीं आ रहा। अब इस विवाद में अपना दल कमेरावादी की नेता और सिराथू से विधायक पल्लवी पटेल भी कूद गई। पल्लवी पटेल ने फिर दोहराया कि गोस्वामी तुलसीदास संत नहीं बल्कि एक अनुवादक थे। उन्होंने यह भी कह दिया कि वो रामचरितमानस पर भरोसा नहीं करती। उनके इस बयान पर नया बवाल शुरू हो गया। कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर ने पल्लवी पटेल के खिलाफ आंदोलन शुरू करने की बात कह दी। रामचरितमानस पर स्वामी प्रसाद मौर्य ने जो सियासी रामायण शुरू की, उसके पन्ने बढ़ते ही जा रहे हैं। इस बार इसमें नया पन्ना जोड़ा है सपा के टिकट पर विधायक बनने वाली अपना दल के की नेता पल्लवी पटेल ने। पल्लवी पटेल ने तो यहाँ तक कह दिया कि रामचरितमानस उन्हें तार्किक नहीं लगता, ऐसे में वो उस पर विश्वास नहीं करती। सिर्फ रामचरितमानस नहीं बल्कि ऐसी कोई भी विषय जो मुझे संतुष्ट नहीं कर पाता या मेरे तर्क में सही नहीं उतरता, मैं इस पर विश्वास नहीं रखती। और किसी भी धर्म ग्रंथ की बात क्या करना, क्योंकि हर धर्म ग्रंथ अपने अनुसार से बातें लिखता है। बाइबल लिखता है कि धरती चपटी है रोटी की तरह, तो ये तो हमें पता ही है धरती चपटी है कि नहीं है। कुरान में लिखा है कि बुत परस्ती हराम है। इस्लामिक इतिहासकार कहते हैं कि काफिर हैं ऐसे लोग जो मूर्ति पूजन करते हैं। तो कुछ लोग इसको मानते हैं, कुछ लोग इसको नहीं मानते। रामायण को लेकर सबके अपने अपने तर्क हैं। किसी को वाल्मीकि की रामायण अच्छी लगती है तो कोई रामचरितमानस को ही श्रेष्ठ मानता है। पल्लवी ने कहा उन्हें तमिल में लिखी गई रामायण में ज्यादा भरोसा है। रामायण जो है वो लगभग 20 से ऊपर लोगों ने लिखी है। अगर आप तमिलनाडु में जाएं तो कंब ने लिखी है, तमिल पोएट ने। तो ऐसे बहुत से उसके वॉल्यूम्स हैं
और रामचरितमानस जो है उन्हीं सब वॉल्यूम से एक सार निकाल करके और कुछ जो अनुवादक हैं उन्होंने अपने विचार ऐड करते हुए रामचरितमानस बनाई है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने सिर्फ रामचरितमानस पर ही महाभारत शुरू नहीं की, उन्होंने सीएम आवास को गंगा जल से धोने पर भी सवाल खड़े किए थे। लेकिन उनके इस बयान पर पल्लवी पटेल ने चुभता हुआ पलटवार किया, सवाल उठाया जब स्वामी भाजपा में मंत्री थे तब इस बात को क्यों नहीं उठाया। जब ये बात आई कि अखिलेश जी के मुख्यमंत्री न रहने पर उनके बैठने वाली कुर्सी को गंगा जल से धोया गया और ये कह के कि वो अशुद्ध हो गई है, तो मैंने इस बात पे कहा स्वामी प्रसाद मौर्य जी के कि आपने विरोध तो सही जताया कि ये काम गलत था, लेकिन विरोध का टाइम गलत था। जब ये हुआ था काम तब आपको विरोध प्रदर्शन करना चाहिए था और उस वक्त आप भारतीय जनता पार्टी के साथ थे। अगर बुरा लगा था तो उस वक्त आपको नैतिकता के आधार पर हट जाना चाहिए। उनका बात माने इसलिए नहीं लगता कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शूद्र होने की का दंश और त्रासदी झेल चुके हैं। अभी इसी लखनऊ में एक दिन यज्ञ में गए थे, भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के लोग काले झंडे दिखाए, वापस जाओ के नारे लगाए, तो राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा, अब मुझे पता लगा कि कालिदास मार्ग खाली करने के बाद मुख्यमंत्री निवास गोमूत्र से क्यों धुला गया था। आज यहां मुझको यज्ञ में विरोध इसलिए हो रहा है कि ये शूद्र समाज का व्यक्ति यज्ञ में कैसे पूजा पाठ करेगा। फिलहाल बड़ा मुद्दा रामचरितमानस की चौपाइयों को लेकर है, जिस पर सपा नेताओं ने मोर्चा खोल रखा है। पल्लवी पटेल के बयान के बाद मामला और तूल पकड़ रहा है। कथावाचक देवकी नंदन ठाकुर ने पल्लवी के खिलाफ देश भर में आंदोलन करने की बात कह दी है। राजनीतिक स्तर अब इस लेवल तक पहुंच गया है कि हम लोग राम और रामायण पर ही बहस करना चाहते हैं। कल हमने यहाँ पर सनातन यात्रा निकाली, हर एक वर्ग का आदमी लेके बच्चे से बूढ़े तक उस यात्रा में शामिल हुआ और सबकी आस्था राम में और रामचरितमानस में है। तो मुझे ये नहीं लगता कि हम लोग कौन सी पिच तैयार कर रहे हैं कुर्सी प्राप्त करने के लिए। मुझे नहीं लगता ये अच्छी बात है। कोई ज़रूरी नहीं है कि मेरी कही हुई बात से सब लोग संतुष्ट हों, और जैसे मैं अपनी बात को रखने के लिए मतलब स्वतंत्र हूँ, वैसे दूसरा व्यक्ति भी अपनी बात को रखने के लिए स्वतंत्र है। और अगर मेरे खिलाफ कोई प्रदर्शन करना चाहता है तो निसंदेह उनको करने की छूट है। लेकिन मैं जहाँ जिस आंदोलन की बात कर रही हूँ, ना मैं किसी धर्म ग्रंथ के खिलाफ कर रही हूँ, ना किसी साधु संत के खिलाफ कर रही हूँ। सामने 24 का चुनाव है और मुद्दा जाति को लेकर गंभीर होता जा रहा है। समाजवादी पार्टी ने ठान लिया है कि वो इस मुद्दे को फिसलने नहीं देगी, क्योंकि अब जाति के नाम पर ही सियासत के अच्छे दिनों की उम्मीद है। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। और बात असम सरकार के उस फैसले की जिसने यूपी की सियासत गरमा दी है। दरअसल असम में बाल विवाह को लेकर सख्त अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत कई लोगों की गिरफ्तारी हुई है, लेकिन ये कार्रवाई कुछ नेताओं को चुभ रही है। पहले ओवैसी ने असम की भाजपा सरकार की नीयत पर सवाल उठाए और अब सपा सांसद एसटी हसन ने चुभने वाला बयान दिया है। मुरादाबाद से सपा सांसद एसटी हसन ने कहा कि भाजपा नेताओं में इस बात की रेस लगी है कि कौन मुसलमानों को ज्यादा खून के आंसू रुला सकता है। लोकसभा का चुनाव है और सबका लक्ष्य मुस्लिमों को एकजुट करने का है। कोई पसमानदा के नाम पर प्लान बना रहा है तो कोई हिंदुत्व के विरोध में मुस्लिम वोट बैंक को एक लाइन में खड़ा करना चाहता है। इस बीच मुरादाबाद से सपा सांसद एसटी हसन ने भाजपा पर चुभने वाला हमला बोला। सपा सांसद ने कहा कि इन दिनों भाजपा नेताओं में मुस्लिमों को खून के आंसू रुलाने की होड़ लगी है। दरअसल उनके निशाने पर असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा थे और ये बयान आया बाल विवाह करने वाले लोगों पर कार्रवाई करने को लेकर। आसाम के चीफ मिनिस्टर साहब जरूरत से ज्यादा मुसलमानों को टॉर्चर कर रहे हैं और ऐसा लगता है कि बीजेपी के नेताओं में इस बात की होड़ हो रही है कि कौन मुसलमान को खून के आंसू ज्यादा रुलाएं। मगर मुझे यकीन है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी इस बात को पसंद नहीं करेंगे। हिंदुस्तान की दूसरी बड़ी आबादी की दिलासाजी लगातार की जाएगी। दरअसल असम सरकार ने बाल विवाह के खिलाफ अभियान शुरू किया है। इस मामले में सैकड़ों गिरफ्तारियां की गई हैं, लेकिन असम सरकार की ये कार्रवाई मुस्लिम पॉलिटिक्स करने वाले नेताओं को चुभ रही है। एसटी हसन से पहले असदुद्दीन ओवैसी ने भी भाजपा सरकार की नीयत पर सवाल खड़े किए थे। ये जो आसाम में बीजेपी की सरकार है वो मुसलमानों
के खिलाफ है, बायस है। अपर आसाम में जो लैंडलेस लोग थे उनको पट्टा दे दिया ज़मीन का और लोअर आसाम में नहीं दे रहे हैं। तो ये यही इनकी कारनामे हैं। और एक बात याद रखिए कि 18 साल में तो हम लोग अलाउ करते हैं सेक्सुअल रिलेशनशिप। दरअसल 24 के चुनाव में मुस्लिम वोटर भी अहम होने वाले हैं। ऐसे में असम के फैसले पर यूपी में भी सियासत गरमाई हुई है। बिजनौर में पसमानदा समाज के कार्यक्रम में पहुंचे दानिश अंसारी ने सपा की सोच पर सवाल उठाए हैं। देखिए, समाजवादी पार्टी जी, इसकी राजनीति केवल हिंदू मुस्लिम पे टिकी जी, और समाजवादी पार्टी अल्पसंख्यक के विकास के विरोधी है, मुस्लिम के विकास के विरोधी है। आज उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में और देश में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारा मुस्लिम समाज तरक्की की नई ऊंचाइयों को छू रहा है। यूपी में मुस्लिमों के वोट पर भाजपा की भी नजर है। ऐसे में पार्टी के नेता नहीं चाहते कि किसी भी तरह से मुस्लिम समाज में कोई गलत मैसेज जाए। उधर दूसरी तरफ लगातार पसमानदा समाज के कार्यक्रम हो रहे हैं, जिसके जरिए मुस्लिम वोटर के नजदीक पहुंचा जा रहा है। मुस्लिम बच्चा शिक्षित हो रहा है, सशक्त हो रहा है, उसको रोजगार मिल रहा है। हमारे मुस्लिम समाज के लोग उद्योग से जुड़ रहे हैं और उनकी जो रैलियों में मुस्लिम समाज को केवल भीड़ बनाने का जो काम करते थे, उन रैलियों से निकल के मुस्लिम समाज विकास की तरफ आगे बढ़ रहा है। इन तमाम चीज़ों से सपा परेशान है, इसलिए इस तरह के बयान है। भाजपा की पसमानदा रणनीति कितनी कारगर है, ऐसे इस बात से समझिए कि रामपुर और आजमगढ़ उपचुनाव में भाजपा ने बम्पर जीत हासिल की। ये ऐसी सीटें हैं जहां मुस्लिमों की तादाद काफी ज्यादा है। ऐसे में अब इसी प्लान के तहत भाजपा अपने मिशन 80 के लक्ष्य को भी पूरा कर लेना चाहती है। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव में भी 1 साल से ज्यादा का वक्त है, लेकिन यूनिफॉर्म सिविल कोड पर माहौल अभी से गरमाने लगा है। उत्तराखंड की सरकार पहले इस दिशा में कदम आगे बढ़ा चुकी है और अब चर्चा है कि यूपी में भी इस पर कानून बनाया जा सकता है। इस बीच रविवार को लखनऊ में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की बैठक हुई, जिसमें यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर विरोध दर्ज करवाया गया। लेकिन दूसरी तरफ सरकार ने यह कहने में बिल्कुल देर नहीं लगाई कि जब भी जरूरत पड़ेगी ये कानून बनकर तैयार हो जाए। लखनऊ में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने यूनिफॉर्म सिविल कोड के खिलाफ हुंकार भरी तो सरकार ने भी डंके की चोट पर कह दिया, जब भी जरूरत होगी यूनिफॉर्म सिविल कोड आकर रहेगा। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा, ऐसा विरोध राम मंदिर और अनुच्छेद 370 को लेकर भी किया गया था। उन्होंने श्री राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर निर्माण का समर्थन नहीं किया था, लेकिन आज रामलला का भव्य मंदिर बन रहा है। जम्मू कश्मीर से धारा 370 और 35 से हटाने का उन्होंने समर्थन नहीं किया था, लेकिन वहाँ से धारा 370-35 से समाप्त हो चुकी है। भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख मुद्दों में एक यह भी था कि हम देश में एक कानून सबके लिए बने, सामान्य नागरिक संहिता है। दरअसल रविवार को लखनऊ में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की बैठक हुई थी, जिसमें असदुद्दीन ओवैसी भी शामिल हुए थे। इस बैठक में कई प्रस्ताव पास हुए। बैठक में कहा गया कि देश में नफरत का जहर घोला जा रहा है। ये भी कहा गया कि संविधान बनाने वालों ने जो रास्ता बनाया था उसके विपरीत काम हो रहा है। पर्सनल लॉ बोर्ड ने यूपी सरकार के बुलडोजर एक्शन पर भी नाराजगी जताई। बोर्ड के सदस्यों ने कहा कि अल्पसंख्यकों पर जुल्म हो रहा है, जिसका अदालत जायजा ले। काशी और मथुरा में विवादित जमीन के सर्वे पर भी बोर्ड ने नाराजगी जाहिर की। लेकिन बड़ी बात ये थी कि बोर्ड को यूनिफॉर्म सिविल कोड पर संभावित कानून अभी से चुभने लगा है। बोर्ड की तरफ से कहा गया कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करना एक गैर जरूरी अमल होगा, इसलिए सरकार अपना इरादा छोड़ दे। इन सब का खुलासा ये है कि हमारे इस मुल्क के लिए, जिसमें मुख्तलिफ मजहब के मानने वाले, मुख्तलिफ कल्चर से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं, उनके लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड मौजू नहीं है। हर तबके को अपनी अपनी पहचान के साथ इस मुल्क में जिंदा रहने की इजाज़त देनी चाहिए। ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड ने आतंकवाद का विरोध किया? क्या इन्होंने कभी धर्मांतरण का विरोध किया? क्या इन्होंने जिस प्रकार से लव जिहाद जो एक सोची समझी रणनीति के तहत चल रहा है, क्या इन्होंने कभी उसका विरोध किया? इन्होंने कभी अराजकता का विरोध नहीं किया। और इस देश में तमाम प्रकार के, जिस प्रकार से 1947 के पहले जब ये लोग शासन में थे तो उस समय पर किस प्रकार से हमारे बड़े बड़े मंदिरों को ध्वस्त किया, कभी आज तक उन्होंने उसके लिए माफ़ी मांगी?
माना जा रहा है कि 2024 चुनाव से पहले केंद्र सरकार यूनिफॉर्म सिविल कोड पर रुके हुए कदम आगे बढ़ा सकती है। ऐसे में इस पर घमासान अभी से तेज हो गया है और इससे हमारे देश का विकास और देश के जो मौलिक बिंदु हैं उन पर चर्चा होने के बजाय भावनात्मक इश्यूज पर घसीटा जा रहा है हमारे। और अफसोस की बात यह है कि जो सत्ता में इस वक्त पार्टी में जो लोग हैं वो भी इसके घातक परिणामों को ध्यान नहीं दे रहे हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने 27 राज्यों में समिति बनाई है। बोर्ड की समिति प्रभावशाली लोगों के बीच जाकर अपनी बात रखेगी, केंद्र सरकार के एजेंडे के खिलाफ अपनी बात रखेगी। सवाल है इससे क्या होगा? क्या केंद्र सरकार अपना इरादा बदल देगी? ये देश संविधान से चलेगा कि शरीयत से चलेगा? एक तरफ तो ये मुस्लिम जो नेता हैं ये संविधान की बात करते हैं, कोई बात होती है तो, और तुरंत ही जो है दूसरी जुबान लेकर के ये शरीयत की बातों को लेकर के चले आते हैं। विरोध पहले भी कई बार हुआ, राम मंदिर का मुद्दा रहा हो या फिर अनुच्छेद 370 का, लेकिन हुआ वही जो सरकार ने चाहा। अब यूनिफॉर्म सिविल कोड पर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का विरोध कहां तक टिकेगा, ये बड़ा सवाल है। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। अडानी ग्रुप इन दिनों मुश्किल हालात से गुजर रहा है। एक तरफ जहां उसके शेयर हर रोज गिर रहे हैं, तो सड़क से लेकर संसद तक सियासी घेराबंदी भी तेज है। आज कांग्रेस ने देश भर में अडानी ग्रुप के खिलाफ प्रदर्शन किया। राहुल गांधी ने सीधे सरकार पर सवाल उठाए, निष्पक्ष जांच की मांग की। उधर अडानी ग्रुप लगातार कह रहा है कि न्यूयॉर्क से जो रिपोर्ट आई है वो झूठ के पुलिंदे से ज्यादा कुछ नहीं। अडानी ग्रुप को लेकर हिंडनबर्ग रिसर्च ने आरोपों की झड़ी लगाने वाली रिपोर्ट पब्लिश की, तो कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव से पहले इसे बड़ा हथियार बना लिया। बजट पेश होने के बाद एक दिन भी ऐसा नहीं हुआ जब कांग्रेस समेत पूरे विपक्ष ने सदन में हंगामा न किया हो। सोमवार को भी जैसे ही सदन की कार्यवाही शुरू हुई, विपक्ष ने अडानी के मुद्दे पर प्रदर्शन शुरू कर दिया। अडानी समूह ने LIC और SBI के निवेश को लेकर जांच की मांग की। सदन के अंदर से पहले सदन के बाहर गांधी प्रतिमा के पास प्रदर्शन किया गया। समूचा विपक्ष इस बात को लेकर के एकजुट है कि सरकार इस मसले को लेकर के चर्चा करे कि किस तरीके से LIC और SBI के पैसा अडानी ग्रुप में लगा है, और इसके लिए विपक्ष JPC की मांग भी कर रहा है। अगर बात करें तो बीते हफ्ते जिस तरीके से बजट सत्र का गुरुवार और शुक्रवार का दिन पूरी तरीके से बेकार गया क्योंकि संसद को स्थगित करना पड़ा विपक्ष के हंगामे के बाद, वैसे अगर बात करें तो आज एक बार फिर से विपक्ष के हंगामे के बीच में संसद को स्थगित करना पड़ा क्योंकि विपक्ष लगातार इस मसले को लेकर के सदन के अंदर हंगामा कर रहा है। सड़क से संसद तक विरोध प्रदर्शन के बीच अडानी ग्रुप के शेयर गिरते जा रहे हैं। 2 हफ्ते में अडानी ने उतना गंवा दिया है जितना 1 साल में कमाया था। यही नहीं, अडानी अमीरों की लिस्ट में काफी नीचे चले गए हैं और कांग्रेस सरकार की चुप्पी पर सवाल उठा रही है। काफी सालों से मैं बोल रहा हूं सरकार के बारे में कि हम दो हमारे दो। सरकार नहीं चाहती और सरकार डरी हुई है कि पार्लियामेंट में अडानी जी के बारे में डिस्कशन हो जाए, मगर सरकार को डिस्कशन अलाउ करना चाहिए। आप देखना पूरी कोशिश होगी, और ये सरकार नहीं मोदी जी पूरी कोशिश करेंगे कि पार्लियामेंट में अडानी जी का डिस्कशन ना हो जाए। मैं अब 2-3 साल से ये मुद्दा उठा रहा हूं और मैं चाहता हूं कि इस पे डिस्कशन हो और दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। जो लाखों करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार हुआ है, जो हिंदुस्तान का इंफ्रास्ट्रक्चर कैप्चर किया गया है, उसके बारे में डिस्कशन हो, और अडानी जी के पीछे कौन सी शक्ति है वो भी देश को पता लग जाए। दिल्ली से राहुल ने हुंकार भरी तो यूपी के सभी शहरों में कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता सड़क पर उतर आए। SBI और LIC ऑफिस के बाहर प्रदर्शन हुआ। कांग्रेस पार्टी आज सड़कों पर उतरी हुई है और अडानी ग्रुप पर जो सवाल उठे हैं उसको लेकर कांग्रेस प्रदर्शन लगातार
करती जा रही है। आज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में हर जगह मुख्यालय पर कांग्रेस पार्टी के नेता और कार्यकर्ता इसी तरीके से पार्टी का झंडा थामे हुए विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। अडानी समूह के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं और केंद्र सरकार के साथ मिली भगत की बातें की जा रही हैं। जो कांग्रेस के जिलाध्यक्ष नौशाद, उनसे बात कर लेते हैं। नौशाद जी, किस तरह से विरोध कर रहे हैं? ये हिंसवर्ग की जो रिपोर्ट आई है, हम मांग कर रहे हैं कि सरकार जेपीसी गठित करके इसकी जांच कराए। सरकार गलत बयानी करे कि एसबीआई के अधिकारियों से और एलआईसी की कोई नुकसान नहीं। अगर शेयर गिरे, लाखों का करोड़ों का नुकसान हुआ है, तो किसके शेयर गिरे? इधर कांग्रेस के नेता सड़क पर उतरे थे, उधर मुश्किलों के दौर से गुजर रहे अडानी समूह को यूपी से बड़ा झटका लग गया। दरअसल मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड कंपनी ने स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने से जुड़े टेंडर को निरस्त कर दिया है। इस टेंडर में अडानी की कंपनी सबसे कम कीमत देने वाली थी। इस टेंडर को इसलिए निरस्त किया गया क्योंकि टेंडर की न्यूनतम दर भी अनुमानित लागत से 48 से 65% ज्यादा थी। अगर टेंडर पास होता तो बिजली उपभोक्ताओं पर बड़ा भार पड़ता। ये टेंडर करीब 5,454 करोड़ का था। मध्यांचल विद्युत वितरण निगम ने अब नया टेंडर भी जारी कर दिया है। और अब बात करते हैं सीएम योगी की। सीएम योगी आज पश्चिम परिक्रमा पर थे। एक तरफ जहां आगरा में उन्होंने मेट्रो परियोजना के भूमिगत टनल का शुभारंभ किया, तो मथुरा में यूनिवर्सिटी के कार्यक्रम में शामिल हुए। दरअसल आगरा में 2 कॉरिडोर में मेट्रो का प्रोजेक्ट तैयार किया जा रहा है। पहली प्रायोरिटी के लिए 6 किलोमीटर तक मेट्रो चलाई जाएगी, जिसमें 3 किलोमीटर एलिवेटेड और 3 किलोमीटर अंडरग्राउंड ट्रैक रहेगा। सीएम योगी ने दावा किया है कि समय से 6 माह पहले ही इसका निर्माण कार्य पूरा कर लिया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नारियल फोड़कर आगरा मेट्रो योजना के भूमिगत टनल का शुभारंभ किया। दरअसल टीबीएम के जरिए आगरा मेट्रो के लिए टनल खोदी जा रही है और आगरा पहुंचे सीएम योगी ने गंगा यमुना नाम की टीबीएम मशीन का बटन दबाकर भूमिगत टनल के कार्य का शुभारंभ किया। अब ये टीबीएम रोजाना 10 से 12 मीटर टनल की खुदाई करेगी। आगरा मेट्रो का कार्य चल रहा है। यह आगरा की संवेदनशीलता, टीटीजेड की गाइडलाइन का पालन करते हुए, पर्यावरण के उन सभी मानकों को पूरा करते हुए समय से 6 माह पूर्व प्रायोरिटी कॉरिडोर के कार्य को संपन्न करने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ आगे बढ़ा है। साल 2020 में पीएम मोदी ने आगरा मेट्रो का भूमि पूजन किया था और अगस्त 2024 तक आगरा में मेट्रो शुरू करने का लक्ष्य है। टनल बोरिंग मशीन आज से काम करना शुरू कर देगी और पहली टीबीएम का नाम यमुना रखा गया है। पैरेलल ही दूसरी जो टीबीएम है उसका नाम गंगा रखा गया है। अप एंड डाउन ट्रैक पर पैरेलल ट्रैक, देखिए जो आवाज़ आप इस समय सुन पा रहे हैं, हूटर दबाकर मुख्यमंत्री ने टीबीएम के जरिए टनल निर्माण की औपचारिक शुरुआत कर दी है। और अब जो कहा जाए अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशन के काम में आज से काफ़ी तेज़ी आ जाएगी, क्योंकि प्रायोरिटी कॉरिडोर को साल 2024 के शुरुआती महीनों में ही उस पर ट्रेन का संचालन करना है। और उस प्रायोरिटी कॉरिडोर में 6 मेट्रो स्टेशन है, जिसमें 3 एलिवेटेड मेट्रो स्टेशन है, 3 अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशन है। आगरा के अलावा सीएम योगी सोमवार को मथुरा में भी थे। यहाँ उन्होंने जीएलए विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में हिस्सा लिया। सीएम योगी ने यहाँ शिक्षा की बात तो की ही, साथ ही विदेशी आक्रांता द्वारा नालंदा विश्वविद्यालय के सबसे बड़े पुस्तकालय में आग लगाने की घटना का भी जिक्र किया। एक विदेशी आक्रांता ने जब नालंदा विश्वविद्यालय के सबसे बड़े पुस्तकालय में आग लगाई थी, तो उसको समझाने का प्रयास हुआ कि सब क्या कर रहे हैं, ये भारत की ज्ञान की धरोहर को आप नष्ट करने का पाप कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि कैसा ज्ञान, क्या इसमें जो कुछ भी है, क्या ये कुरान शरीफ से ज्यादा है? वो तो पहले से उसमें समाहित है। सीएम योगी की पश्चिम परिक्रमा बताती है कि विकास के मुद्दे पर सरकार किस दिशा में आगे बढ़ रही है, क्योंकि राजनीतिक तौर पर देखें तो इस बार पश्चिमी यूपी में लोकसभा का चुनाव ज्यादा रोमांचक दिखने वाला है। एबीपी गंगा के लिए आगरा से नितिन उपाध्याय की रिपोर्ट।
एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।